So we'll start with next chapter today. हमारा अगला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. तो बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्चुअल पार्ट ऑफ द चैप्टर, वैसे पहले तो चैप्टर का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर which is called as mechanical properties of solids. Mechanical properties of solids. इसी चैप्टर का और एक नाम है जिसको तुम बोलते हो इलास्टिसिटी. तो ये चैप्टर आपको किसी बुक्स में इलास्टिसिटी नाम से भी मिलेगा, किसी बुक में इसका नाम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या. हमको जब एक सब्सटेंस का, एक मटेरियल का स्टडी करना होता है, देयर आर डिफरेंट वेज इन विच वी कैन स्टडी अ मटेरियल. फॉर एग्जांपल, हम उस सब्सटेंस का टेम्परेचर वेरी करके देख सकते हैं. एंड हाउ डज दैट सब्सटेंस रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन टेम्परेचर, उसको हम स्टडी करते हैं अंडर अ टॉपिक कॉल्ड एज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. तो वी कैन चेंज द टेम्परेचर and see how the material is responding to change in temperature, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है इन सीक्वेंस. अगर आप देखोगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और आपने सुना भी होगा, मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के टाइम बताया भी था ये कि सॉलिड्स मोस्टली मेटल्स व्हेन हीटेड दे एक्सपांड एंड व्हेन कूल्ड दे कॉन्ट्रैक्ट. तो सब्सटेंस को जब आप हीट करते हो, मतलब उसका टेम्परेचर चेंज करते हो, तो उसका बिहेवियर क्या है व्हेन यू चेंज टेम्परेचर, दैट वी स्टडी इन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. सिमिलरली हम एक मटेरियल में से इलेक्ट्रिक करंट पास करके देख सकते हैं. पास हो गया तो गुड कंडक्टर, नहीं हुआ तो बैड कंडक्टर. कभी हुआ कभी नहीं हुआ, मतलब अंडर सर्टेन कंडीशंस करंट पास होगा, अंडर सर्टेन कंडीशन नहीं होगा, उसको बोलते हो सेमीकंडक्टर्स. वो हम स्टडी करते हैं अंडर समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. नाउ सिमिलरली जब हम एक सब्सटेंस पे फोर्स लगाते हैं, फोर्स, हाउ डज दैट सब्सटेंस बिहेव या रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ फोर्स, उसको हम लोग स्टडी करते हैं अंडर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. तो मैकेनिकल ये वर्ड तुम जहां भी सुनोगे तो याद रखना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब हम लोग उस पर फोर्स लगा रहे हैं और we are seeing how does that substance behave to the action of force. तो मैकेनिकल मतलब related to force. अब क्योंकि चैप्टर में, इस चैप्टर के नाम में ही है सॉलिड्स, तो अगेन जो आपका टेक्स्ट बुक का सिलेबस है ना, वो इट इज डिजाइंड इन अ वे कि 11वीं में तुम मोस्टली सॉलिड्स का ही स्टडी करोगे. ये चैप्टर, इसका अगला चैप्टर जो है वो सॉलिड्स की ही बात करेगा, और फिर चैप्टर नंबर 11 आएगा आपको इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, वो भी सॉलिड्स की बात करेगा. फिर बचा कौन? लिक्विड्स एंड गैसेस. उसका हम लोग 12th में ही स्टडी करते हैं अंडर डिफरेंट चैप्टर्स, वो बाद में देखेंगे. बट आई हैव अ क्वेश्चन. सबसे पहले आई वांट यू टू टेल मी हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर डू यू नो? 3. एक्चुअली 5. ओके, एक्चुअली देयर आर मच मोर देन 5. लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ स्टेट्स ऑफ मैटर, तो हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, इंटरमीडिएट, राइट. तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर. एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, और एक होता है गैस. क्योंकि हमको अगर ये चैप्टर अच्छे से समझना है तो स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए. यू शुड नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. आई ऑलरेडी नो दैट यू नो कि सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड साइज, मतलब डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. लिक्विड्स हैव ओनली डेफिनाइट साइज, मतलब डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट शेप. एंड गैसेस नीदर हैव डेफिनाइट शेप नॉर दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम. ये तो तुमको पता ही है. तो इट इज एक्सपेक्टेड कि तुमको ये तो पता ही है कि जब तुम बोलते हो सॉलिड्स, तो आप बोलते हो कि सॉलिड्स हैव डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम. साइज मतलब वॉल्यूम, तो डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम. वेरी गुड. व्हेन यू टॉक अबाउट लिक्विड्स, लिक्विड्स के केस में यू से दैट दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम बट नॉट शेप. प्रूव भी कर सकते हैं ना, उसमें क्या बड़ी बात है. डेफिनाइट वॉल्यूम है पर शेप उसका डेफिनाइट नहीं है, बट नॉट शेप. शेप इज नॉट डेफिनाइट. एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 1 लीटर ऑफ लिक्विड है, जैसे कि 1 लीटर ऑफ वाटर है, उसको मैंने एक बॉटल में रखा है, तो इट टेक्स द शेप ऑफ बॉटल. उसी पानी को मैंने अगर किसी और कंटेनर में मूव कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो इट टेक्स द शेप ऑफ दैट कंटेनर.
लेकिन वॉल्यूम वाइज तो वो 1 लीटर ही है ना। तो इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। तो इसका मतलब वहां पे साइज इज डेफिनाइट, मतलब वॉल्यूम इज डेफिनाइट बट नॉट शेप। देन इन केस ऑफ गैसेस they neither have definite shape, nor they have definite volume, अब आइडिया ये है कि चलो ठीक है, ये तो हमको पता लग गया कि डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, बट शेप उसका फिक्स नहीं है, ना शेप डेफिनाइट है ना वॉल्यूम डेफिनाइट है। लेकिन अल्टीमेटली द क्वेश्चन इज कि ऐसा क्यों है? व्हाई सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, व्हाई लिक्विड्स हैव ओनली डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट शेप, एंड व्हाई गैसेस दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम? तो यू नो व्हाई? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स इनसाइड दैट मटेरियल डिसाइड्स कि डेफिनेट शेप होगा कि नहीं होगा, डेफिनेट वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। मैंने ऐसे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, अभी होता ऐसा है, अगर मैं मेटेलिक रॉड की बात करूं, फॉर एग्जांपल कॉपर रॉड, तो कॉपर रॉड में नॉर्मली इम्प्योरिटी छोड़ के, इम्प्योरिटी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि 2-4 दूसरे एटम भी आ जाते हैं, होता है ना। तो इम्प्योरिटी छोड़ के अगर हम बात करें तो कॉपर रॉड में सारे एटम्स कॉपर ही होंगे, पक्का, गुड। तो वहाँ पे वो जो सब्सटेंस है वो एटम से बना है। लेकिन अगर तुम फॉर एग्जांपल वाटर की बात करोगे तो वाटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो कोई भी सब्सटेंस या तो एटम से बना होगा या फिर मॉलिक्यूल्स से। तो इसके आगे इन जनरल मैं एटम्स और मॉलिक्यूल के लिए कॉमन नाम यूज करूंगा पार्टिकल। क्या बोलूंगा उसको? पार्टिकल। तो डेफिनेटली इट हैज समथिंग टू डू विद द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड दैट सब्सटेंस। और ये चैप्टर समझना है तो ये तुमको पहले पता होना चाहिए अरेंजमेंट, क्योंकि अरेंजमेंट ही बताएगा तुमको कि हाउ डज अ सब्सटेंस रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो व्हेन यू टॉक अबाउट सॉलिड्स, अब सॉलिड्स में होता ऐसा है, नंबर 1, सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स है उनका डेफिनाइट अरेंजमेंट है। डेफिनाइट अरेंजमेंट मतलब सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड यू कैन से। तो दे हैव डेफिनाइट अरेंजमेंट, तो फॉर एग्जाम्पल यू हैव, these are the particles of that solid, so they are arranged in a particular order, definite arrangement है। नंबर 2, यहाँ पे पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस भी बहुत कम है, और जहाँ पे पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस कम होता है वहां पे फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रांग, याद रखना। तो सॉलिड्स के केस में द पार्टिकल्स हैव अ डेफिनाइट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज आल्सो वेरी स्मॉल। इसका मतलब जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस है दे आर वेरी स्ट्रांग। इन केस ऑफ लिक्विड्स, और ये सॉलिड्स का जो मैं तुमको बता रहा हूँ ये तुम्हारा चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट बनेगा, क्योंकि इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर। इन केस ऑफ लिक्विड्स देयर इज नो डेफिनेट अरेंजमेंट एंड ऑल्सो जो पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस है वो कंपेयर टू सॉलिड ज्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे डेफिनेट शेप नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेट वॉल्यूम है। और इन केस ऑफ गैसेस, the interparticle distance is so large, it is very large, the molecules या फिर particles are so far away। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स में या 2 पार्टिकल्स में या 2 एटम्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगभग नहीं होता है, ऑलमोस्ट नहीं होता है, इसलिए ना डेफिनेट शेप है ना डेफिनेट वॉल्यूम है, राइट। अब आप बोलोगे व्हाट इट हैज टू डू विथ डिस्टेंस। ऑफ कोर्स अगर मैं यहाँ पे सॉलिड्स पे फोर्स लगाता हूँ मतलब मैं शेप या साइज चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पार्टिकल का अरेंजमेंट बिगाड़ रहा हूँ। और याद रखना जो फोर्स शेप बिगाड़े उसको बोलते हो डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग, राइट। तो जब हम इस पे फोर्स लगाते हैं ये जो पार्टिकल्स है दे गेट डिस्टर्ब्ड, एंड व्हेन दे गेट डिस्टर्ब्ड दे स्टार्ट एक्सर्टिंग फोर्सेस ऑन ईच अदर। और ये जो पार्टिकल में जो फोर्स डेवलप होगा वही रिस्पॉन्सिबल होता है शेप को मेंटेन करने के लिए। यहाँ पे पार्टिकल में फोर्स तो है लेकिन कम है, वीक फोर्स है लेकिन कम है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ पे वॉल्यूम मतलब साइज मेंटेन होता है, शेप मेंटेन नहीं होता। जब मैं एक बॉटल से दूसरे कंटेनर में पानी डालता हूँ, पहला मॉलिक्यूल गया, दूसरे को साथ में लेके गया, तीसरे को साथ में लेके गया, चौथे को साथ में लेके गया, तो सारे मॉलिक्यूल्स तो गए बट शेप चेंज होके गया।
और यहाँ पे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में, पार्टिकल पार्टिकल में फोर्स लगभग ऑलमोस्ट नहीं है। गुड। तो ये सिर्फ तुमको बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। एज आई टोल्ड यू, इन दोनों टाइप ऑफ मैटर पे हम लोग बाद में बात करेंगे। हमारा अभी का फिलहाल फोकस है किस पे? सॉलिड्स पे, और नाम में ही है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो अब इसके आगे मोस्टली बात होगी सिर्फ सॉलिड्स की। तो अब एज आई टोल्ड यू, व्हाट डिड आई जस्ट टेल यू, वी नो दैट द पार्टिकल्स inside a solid have a definite geometric arrangement. So we know that the particles inside a solid have definite geometric arrangement. इसको periodic arrangement भी बोल सकते हो, क्योंकि पीरियोडिक मतलब, इफ यू नो पीरियोडिक का मतलब याद है क्या? पीरियोडिक दो टाइप के होते हैं। एक पीरियोडिक इन टाइम, जो हर बार इक्वल टाइम के बाद रिपीट हो, एक होता है पीरियोडिक इन स्पेस, जो हर बार इक्वल डिस्टेंस के बाद रिपीट होगा। सॉलिड्स के लिए तुमने नोटिस किया होगा, तो हर बार सेम डिस्टेंस के बाद तुमको एक पार्टिकल मिलेगा। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे हर बार तुमको सेम डिस्टेंस के बाद एक पार्टिकल नहीं मिलता, यहाँ पे मिलता है। यस, तो रिमेंबर दे हैव पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पक्का पक्का। बिकॉज ऑफ विच ऑफ कोर्स यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। क्या है यहाँ पे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। पक्का पक्का। सो वी नो दैट द पार्टिकल्स इनसाइड अ सॉलिड हैव डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट एंड द फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स इज स्ट्रॉन्ग बिकॉज द डिस्टेंस इज स्मॉल। मैं हर एक चीज यहाँ लिखने नहीं वाला हूँ, कुछ कुछ चीजें अभी यू विल हैव टू जस्ट लिसन एंड नोट्स में है वो। नाउ इमेजिन, इस पे अगर मैं एक फोर्स लगाता हूँ, पहली बात तो मैं इस पे बाहर से फोर्स लगा रहा हूँ, बाहर से। तो ये फोर्स मैंने बाहर से लगाया, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फोर्स। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फोर्स, या फिर अप्लाइड फोर्स, और ये जो फोर्स है ये अरेंजमेंट को डिस्टर्ब करने वाला है। और मैंने अभी बोला फॉर्मेशन मतलब बनाना और डिफॉर्मेशन मतलब बिगाड़ना। तो ये जो फोर्स मैंने बाहर से लगाया, ये इस सब्सटेंस के शेप एंड साइज को क्या करेगा? बिगाड़ेगा। तो इसको मैं बोलूंगा डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलूंगा? तो जब हम इस पे एक एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, एक एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, एक अप्लाइड फोर्स लगाएंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे, जो बोलना है बोल दो, अलग अलग कॉम्बिनेशन में ये वर्ड्स यूज होते हैं। उस केस में द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज स्लाइटली डिस्टर्ब्ड। सो व्हेन an external force is applied, the arrangement of particles is slightly disturbed. Yeah, it's disturbed, basically you can say it's disturbed. और जब ये अरेंजमेंट डिस्टर्ब होता है, तो देन the particles start exerting forces on each other. एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया, तो जब स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया तो मैं बेसिकली पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? बढ़ा रहा हूँ। तो ये दे आर गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। व्हेन दे स्टार्ट गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। जाने नहीं देंगे तुझे। दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर। ये जो फोर्स था, एक्सटर्नल फोर्स, स्ट्रेचिंग फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स था। जब डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट हुआ तो अरेंजमेंट डिस्टर्ब हुआ, तो अंदर एक फोर्स डेवलप हुआ जिसको बोलते हो इंटरनल फोर्स। क्या बोलते हैं? अब होगा क्या? ये इंटरनल फोर्स का काम क्या है? जैसे ही मैंने एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव किया, तो ये जो इंटरनल फोर्स था ना, ये पार्टिकल्स को अपनी जगह पे वापस ले आएगा। कहाँ ले आएगा? अपनी जगह पे वापस। रिमेंबर, अगर एक्सटर्नल फोर्स आउटवर्ड्स है तो इंटरनल फोर्स इनवर्ड्स है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मतलब ये होता है कि इफ आई रिमूव द एक्सटर्नल फोर्स, ये जो इंटरनल फोर्स है, व्हाट डज इट डू? इट ट्राइज टू ब्रिंग द पार्टिकल्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बराबर? पक्का? गुड, 100%। ये पेज उठाओ, इसकी पोजीशन को रिस्टोर करो, Yeah, very good. What did he just do? इनको बोला पेज उठाओ, पेज उठाया। ये फोर्स ने क्या किया? पार्टिकल को मूव किया। उन्होंने क्या किया? पेज को मूव किया।
फिर मैंने बोला रिस्टोर करो. व्हाट डिड ही डू? He kept the page back to the original position. What is the internal force doing? Bringing the particles back to their. इसलिए इसको नाम है रिस्टोरिंग फोर्स. क्या बोलते हैं? क्योंकि ये पार्टिकल्स के पोजीशन को वापस अपने जगह पे ले आता है. पक्का पक्का. गुड. तो ये जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ, इसका काम क्या है? इसका काम है पार्टिकल्स को अपनी जगह पे वापस ले आना. और रिमेंबर, अगर पार्टिकल्स अपनी जगह पे वापस आ गए तो इसका शेप एंड साइज भी रिस्टोर होने वाला है. मतलब अगर मेरे पास वायर था, मैंने खींच लिया उसको, 10 मीटर का 12 मीटर हो गया, और मैंने वो फोर्स निकाल दिया, तो वापस वो क्या हो जाएगा? 10 मीटर. तो रिमेंबर, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इज डिस्टर्ब, राइट? These particles start exerting forces on each other, और ये जो फोर्स है, forces on each other, which tries to bring the particles back to their original position. Hence, such a force is known as internal restoring force. मैंने बाकी डिटेल आपको नोट्स में दिया हुआ है. नोट्स में मैंने एक एक चीज तुमको लिख के दी है. आई हैव टोल्ड यू कि डिफॉर्मेशन का मतलब क्या, कि जब एक फोर्स साइज या शेप चेंज करे तो उसको बोलते हो डिफॉर्मेशन, और फोर्स को बोलते हो डिफॉर्मिंग फोर्स, राइट? जब डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट होता है तो मटेरियल के अंदर इंटरनल फोर्सेस डेवलप होते हैं जो पार्टिकल्स का पोजीशन रिस्टोर करेगा. उसको क्या बोलोगे? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स. इंटरनल क्योंकि वो इंटरनल है, मटेरियल के अंदर है. रिस्टोरिंग क्योंकि वो रिस्टोर करने वाला है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स. पक्का? गुड. श्योर. यहाँ तक क्लियर? तो सॉलिड्स में यू हैव डेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स, इज स्मॉल एंड फिक्स. मतलब किसी भी दो पार्टिकल का डिस्टेंस देखूंगा तो सेम ही आएगा और स्मॉल डिस्टेंस होगा. हेंस द फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग. इसलिए जब हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो ये जो पार्टिकल्स है, दे गेट डिस्टर्ब, एंड व्हाइल दे आर डिस्टर्ब दे स्टार्ट एक्सर्टिंग फोर्सेस ईच अदर, एंड दिस फोर्स इज इंटरनल. हेंस इट इज कॉल्ड एज इंटरनल फोर्स. और इस फोर्स का काम क्या है? जब मैं एक्सटर्नल फोर्स निकाल दूंगा तो पार्टिकल्स को अपनी जगह पे वापस लाना, इसलिए इसको बोलते हो रिस्टोरिंग फोर्स. तो इंटरनल फोर्स बोल दो, रिस्टोरिंग फोर्स बोल दो, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बोल दो, सब एक ही है. अभी हमने बोल तो दिया कि मटेरियल में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होते हैं. हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं. तो उस पे से हम डिफाइन करेंगे इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी. देखो ऐसा है, देयर आर सम मटेरियल्स जिसको तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उसमें इंटरनल फोर्स डेवलप होगा. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस इरेजर विच इज बेसिकली मेड अप ऑफ रबर. मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया, स्ट्रेचिंग. यू मे नॉट बी एबल टू सी चेंज इन लेंथ. गर्ल्स के पास, किसी के पास रबर बैंड होगा या किसी के हाथ में फ्रेंडशिप बैंड होगा, पास कर दो. दोस्ती कहीं तो काम में आएगी ना? नहीं है? नन ऑफ यू हैव अ रबर बैंड? हाँ, ओके, दैट वर्क्स. तो इसके अंदर ये दिस इज अ मटेरियल विच इज बेसिकली इलास्टिक इन नेचर. तो जब एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, यू सी इट्स लेंथ इज इंक्रीजिंग, राइट? दिस इज एक्सटर्नल फोर्स. और जैसे मैंने फोर्स हटा दिया, इट गोज बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल शेप एंड साइज. बराबर? तो ये जो मटेरियल है, इसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? इलास्टिक. क्या बोलते हैं? अब इलास्टिक क्यों बोलते हैं उस पर मैं आऊंगा, क्योंकि ऐसे मटेरियल के अंदर इंटरनल फोर्सेस डेवलप हुए. क्या हुए? इंटरनल फोर्सेस डेवलप हुए. सम वन ऑफ यू मे हैव अ पेंसिल. हाँ, बट ऐसा पेंसिल दो कि वापस नहीं मिलेगा अब वो. इफ यू हैव अ स्मॉल, पक्का. नाउ इमेजिन मैं इस पे फोर्स लगाता हूं, एंड आई रिमूव द फोर्स.
Will this object go back to its original shape and size? No, it cannot. तो such substances are called as plastic. क्या बोलते हैं? अभी now you have 2 pencils. हाँ, बराबर. तो अब डिटेल हम देखेंगे, लेकिन पहले हम इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी डिफाइन करेंगे. तो याद रखो, ऐसे सब्सटेंस जिस पे हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और वो रिमूव कर दिया, देन द बॉडी रिगेन्स इज ओरिजिनल शेप एंड साइज. ऐसे सब्सटेंस को बोलते हो इलास्टिक, और प्रॉपर्टी को बोलते हो इलास्टिसिटी. तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी. द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच the property of a material by virtue of which a body regains its original shape and size, after the removal of deforming force. After the removal of deforming force is known as elasticity. Property को elasticity बोलते हो. The bodies which possess the property of elasticity are known as elastic bodies. The bodies which possess the property of elasticity are known as elastic bodies. Good. वैसे भाई द वे, यू नो, जो हम रबर बैंड लेके आते हैं ना, रबर, करेंसी पे बांधने वाला रबर. ऐसे रबर इज द नेम ऑफ अ मटेरियल. प्रॉपर्टी का नाम क्या है? इलास्टिसिटी. रिमेंबर, हमारे इंडिया में ही उसको रबर बोलते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में उसको रबर बोलते ही नहीं है. अगर तुमको रबर चाहिए होगा और तुम जाके बोलोगे वहां पे रबर दो, कुछ नहीं मिलने वाला. तो दे विल, यू विल हैव टू टेल देम आई वांट इलास्टिक, तब मिलेगा इलास्टिक. आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, वहाँ पे मुझे चाहिए था रबर बैंड. आई वाज सर्चिंग एंड सर्चिंग. एक तो मुझे उनकी भाषा नहीं आती, उनको मेरी भाषा नहीं आती. फिर आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, वो बोले नहीं है. तो नहीं है. तो फिर जाते दिखा मेरे को स्टेशन, बोला ये तो है. ओ दिस इज इलास्टिक, these are not rubber bands. तो याद रखना, रबर बैंड जो तुम यूज करते हो ना, those are called as elastic. अभी आते हैं प्लास्टिसिटी पे. Similarly, the property of a material by virtue of which a body does not regain its original shape and size after the removal of deforming forces is known as plasticity. तो प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोलते हैं. The property of a material by virtue of which a body does not regain its original shape and size after the removal of deforming forces या deforming force, एक हुआ तो एक, is known as plasticity. And the bodies which possess property of plasticity, क्या बोलोगे इसको? Plastic bodies. Property of plasticity are known as plastic bodies.
आर नोन एज प्लास्टिक बॉडीज। तो हमारे लिए हम लोग यहाँ पे भी प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक बोला तो यू स्टार्ट इमेजिन समथिंग विच इज मेड अप ऑफ पीवीसी या फिर पॉलीइथिलीन। पॉलीथीन इज पॉलीइथिलीन, इसलिए उसका नाम पॉलीथीन है या फिर पीवीसी। पता है पीवीसी? हाँ पता है, फुल फॉर्म बताओ। हाँ, पॉलीविनिल क्लोराइड। कहाँ कहाँ यूज किया है इसको? पाइप्स में। और ये जो चेयर है, चेयर कुर्सी, वो किससे बना है? हाँ, प्लास्टिक तो प्रॉपर्टी से नाम मिला ना। तो प्लास्टिक का भी मतलब ये नहीं होता, बिकॉज यहाँ पे ऐसा है कि व्हेन आई से प्लास्टिक यू स्टार्ट इमेजिन या तो पॉलीथीन या तो चेयर विच इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल विच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिसिटी। तो इवन वुड, क्योंकि वो पेंसिल में जो था वो वुड था, मैंने एक्स्ट्रा में फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो अभी वो वापस से कभी अपने शेप पे जाएगा नहीं। मतलब बेसिकली वुड इज ऑल्सो प्लास्टिक इन नेचर। तो ये हम लोग प्लास्टिक यहाँ पे एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए यूज करते हैं, वैसा नहीं है। यू हैव डिफरेंट मटेरियल्स विच शो द सेम प्रॉपर्टी, तो ऑल ऑफ देम आर इन द कैटेगरी ऑफ प्लास्टिसिटी। तो एनीवेज हमारा ये चैप्टर जो है इट इज फोकस्ड ऑन ओनली ऑन व्हाट? इलास्टिसिटी। सिर्फ डिफरेंस पता होना चाहिए था तुमको प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी का। तो हमारा फोकस है इलास्टिसिटी पे। तो अब किसी भी इलास्टिक बॉडी का स्टडी करना है, कोई भी चीज स्टडी करनी है, तो सम पैरामीटर्स यू नीड। फॉर एग्जांपल अगर मुझे मोशन का स्टडी करना है, इफ आई हैव एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग, तो उस मोशन का स्टडी करने के लिए क्या क्या पैरामीटर यूज करते हो? डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे ही टू स्टडी द प्रॉपर्टीज, इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, वी डिफाइन टू पैरामीटर्स। एक को बोलते हो स्ट्रेस, एक को बोलते हो स्ट्रेन। सो टू स्टडी द इलास्टिक प्रॉपर्टीज, इलास्टिक प्रॉपर्टीज of a body, we define stress and strain। क्योंकि मेरे पास अगर दो इलास्टिक बॉडीज है, क्योंकि एज ए जस्ट सेड कि हमारा अभी फोकस किस पे है? इलास्टिक बॉडीज पे। तो आई मे हैव टू डिफरेंट बॉडीज, बोथ आर इलास्टिक इन नेचर। तो हाउ डू आई कंपेयर? इन दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे? तो कंपेयर करने के लिए तुमको कुछ पैरामीटर्स चाहिए, तो हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। पहले हम डिफाइन करेंगे स्ट्रेस, फिर डिफाइन करेंगे स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी पर यूनिट एरिया। अब हम आगे जाए उससे पहले, क्योंकि जहां जहां पे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए वो पहले ही बता देता हूं, बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब तक ना आप स्टेटमेंट्स को तुम, डिफिनेशन को तुम याद तो कर लेते हो, पर उसके बारे में सोचते नहीं हो कि ये बोलना क्या चाह रहा है। तो बताता हूँ कि क्या बोलना चाहते हैं जरा। हम यहाँ पे अभी मेरे पास एक वायर है, तो वायर है, इसका कुछ थिकनेस होगा, सम थिकनेस। इसके नीचे मैंने लगा दिया लोड। लोड मतलब वेट, वेट मतलब फोर्स। ये फोर्स है, बराबर। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ये फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है? किस पे एक्ट हो रहा है? किस पे एक्ट हो रहा है? ये फोर्स, ये लोड किस पे एक्ट हो रहा है? वायर के नीचे लोड लगाया, तो वो लोड मतलब वो वेट मतलब वो फोर्स किस पे एक्ट हो रहा है? वायर पे। वेरी गुड, पूरी वायर पे। तो वायर के यूनिट एरिया में कितना फोर्स है उसको बोलते हो स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल अगर टोटल वेट 100 न्यूटन है, इमेजिन टोटल लेंथ ऑफ द वायर 5 मीटर है, तो 100 न्यूटन पूरे 5 मीटर पे एक्ट हो रहा है, तो हर मीटर में कितना एक्ट हो रहा है? दैट इज स्ट्रेस। सिर्फ डिफाइन करते वक्त अभी ऐसा है, देखो थोड़ा सा अच्छे समझो, इसको मैं रखता हूँ साइड में, पहले इसको डिफाइन करता हूँ। स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज, stress is defined as internal restoring force
एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, पर यूनिट मतलब डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय एरिया, एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी। पक्का पक्का। नाउ प्रॉब्लम ये है कि ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, बॉडी के अंदर डेवलप हुआ, तुम मेजर कर ही नहीं सकते। लेकिन हमको कम से कम ये तो पता है कि जितना मैंने एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उतना ही क्या प्रोड्यूस हुआ, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, सिर्फ डायरेक्शन वाइज अपोजिट है। तो न्यूमेरिकली इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स एंड एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसको हम अप्लाइड फोर्स भी बोलते हैं कि नहीं, हाँ, वो दोनों क्या है, सेम। न्यूमेरिकली मतलब मैग्नीट्यूड वाइज। तो न्यूमेरिकली इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स is equal to applied force, external force, external applied force, deforming force सब एक ही है, is equal to applied force। therefore stress का और एक डेफिनेशन बन गया, stress can also be defined as applied force per unit area। therefore stress can also be defined as stress acting per unit area, of course on the body। तो अभी हम लोग इसका एक फॉर्मूला भी बना लेंगे, ये अभी जनरल फॉर्मूला बन रहा है, फिर केस बाय केस फॉर्मूला चेंज होगा। अभी फिलहाल हम सिर्फ स्ट्रेस का जनरल डेफिनेशन कर रहे हैं। 3 टाइप के स्ट्रेस आएंगे, 3 टाइप के स्ट्रेन होंगे, तो हम अभी फिलहाल सिर्फ जनरल डेफिनेशन के मोड में है। तो स्ट्रेस इज रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, अप्लाइड फोर्स है, तो अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। तो इन जनरल इट इज फोर्स अपॉन एरिया। अगर ये फोर्स अपॉन एरिया है, और मैंने बोला था आपको जैसे ही नया पैरामीटर डिफाइन करोगे तो क्या करोगे, SI यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही तो प्रेशर के डायमेंशन होते हैं ना, हाँ, तो डायमेंशनली स्ट्रेस और प्रेशर आर सेम, यूनिट वाइज भी सेम। तो मैंने बोल तो दिया डायमेंशनली सेम, तो डायमेंशन भी बताओ फिर। फोर्स के डायमेंशन होते हैं m1 L1 T-2 और एरिया होता है L2, ऊपर जाके तो क्या हो जाएगा L-1, तो m1 L-1 T-2, ये आ गए डायमेंशंस। पक्का पक्का, सिंपल। तो हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रेस? आधे लोग तो सोच रहे हैं स्ट्रेस वही है जो हमको फिजिक्स की क्लास में बैठ के आता है। वो मैं नहीं देता हूँ, वो आप खुद ही जनरेट कर लेते हो खुद के ऊपर। मैं कोई स्ट्रेस नहीं देता हुआ। उल्टा मेरी तो इच्छा होती है कि हंसते हंसते कट जाए रास्ते। तो एनीवेज, व्हाट इज स्ट्रेस? अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, या तो फिर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। चलो, फोर्स अपॉन एरिया बोल ही दिया तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, मतलब m1 L-1 T-2 है। Then we will define what is strain। अब ये जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन, इसको डिफाइन करने के लिए हम बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। अभी इसका मतलब भी समझ लो, पहले डिफाइन कर लेते हैं। स्ट्रेन इज डिफाइंड एज change in dimensions per unit original dimensions, मैं बताता हूँ इसका एग्जैक्ट मतलब, पहले डिफाइन कर लेने दो। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल डायमेंशंस। अब इसका मतलब क्या है पहले वो समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कीप ऑन टेलिंग यू, फिजिक्स समझने के लिए ना, फिजिक्स का मतलब ये है ट्राइंग टू अंडरस्टैंड नेचर अराउंड यू। तो नेचर में से कोई ऑब्जेक्ट उठा के समझेंगे। लेट अस से दिस इज अ वायर विच हैज एग्जाम्पल लेंथ ऑफ 10 मीटर। इसके पास लेंथ ही है क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है।
अब अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूँ तो जो फोर्स लगाऊंगा वो कुछ तो काम करेगा, क्या करेगा? थिंक क्या करेगा वो? शेप तो नहीं चेंज हो रहा, लेंथ चेंज होगा, एलोंगेशन होगा ना, पक्का? तो जब एक ऑब्जेक्ट पे तुम फोर्स लगाते हो वो या तो लेंथ चेंज कर सकता है, या फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा ऑब्जेक्ट लेता हूँ विच इज बेसिकली इरेजर, मैंने इस पे लगा दिया फोर्स हर डायरेक्शन से, तो इसका साइज क्या हो गया? छोटा, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? चेंज। तो फोर्स अगर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसका क्या चेंज करता है? लेंथ। थ्री डायमेंशनल तो क्या चेंज करता है? वॉल्यूम। या फिर तीसरा, ये वही ऑब्जेक्ट है, अभी मैं सिर्फ फोर्स अलग तरीके से लगा रहा हूँ, पहले मैंने यहां से नॉर्मल, यहां से नॉर्मल, यहां से नॉर्मल, यहां से नॉर्मल, हर जगह से परपेंडिकुलर फोर्स लगाया था तो वॉल्यूम चेंज हुआ। अभी मैं ऐसा करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट को नीचे पकड़ लेता हूँ और ऊपर से फोर्स लगाता हूँ, क्या हुआ है? शेप चेंज हुआ है, बराबर? तो फोर्स शेप चेंज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, या तो चेंज इन लेंथ होगा, या चेंज इन वॉल्यूम होगा, या चेंज इन, तो जनरली हमने बोल दिया चेंज इन डायमेंशन। लेंथ चेंज हो रहा है तो क्या बोलोगे? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो क्या बोलोगे? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन, और शेप चेंज होगा तो चेंज इन शेप अपॉन। बट इन एनी केस अगर चेंज इन लेंथ बोल रहे हो तो अपॉन क्या कर रहे हो? ओरिजिनल लेंथ, तो लेंथ अपॉन लेंथ, डायमेंशनलेस, नो यूनिट्स। वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, डायमेंशनलेस, नो यूनिट्स। तो याद रखना, स्ट्रेन इज अ प्योर नंबर, इट डज नॉट हैव डायमेंशंस और यूनिट्स। गुड। तो इट इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। हमने इसको जनरल डेफिनेशन ऐसा ही रखा है क्योंकि फोर्स कौन से ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि लेंथ चेंज होने वाला है, कि वॉल्यूम चेंज होने वाला है, कि शेप चेंज होने वाला है। तो फिलहाल टेम्पररी इट इज चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। So since strain is the ratio of two similar quantities, hence it is dimensionless, it is just a number। पक्का पक्का, गुड, श्योर। अब तीन टाइप के स्ट्रेस है, तीन टाइप के स्ट्रेन है, तो हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। और देखो मैं राइटअप भी, मैंने जो भी आपको नोट्स दिए ना उसको इतना सिंपल रखा है, एक तुमको लिखने आ गया, बाकी सब वैसे के वैसे है। कॉपी पेस्ट विद लिटिल बिट ऑफ एडिटिंग, एक दो वर्ड चेंज करो, बन गया। तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इसमें हमको देखना है पहला विच इज टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, इसी का नाम है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। इसी को एक स्पेशल केस में बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या बोलते हो? कंप्रेसिव, लेकिन वो स्पेशल केस है, बताता हूँ क्या। पक्का, गुड। तो अब डिफाइन कैसे करेंगे? सिंपल है, व्हेन अप्लाइड फोर्स का नाम क्या था? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो व्हेन अप्लाइड फोर्स oblique deforming force produces change in length of an object, then the associated stress, क्योंकि तुम फोर्स लगा रहे हो, फोर्स क्या चेंज कर रहा है? लेंथ। लेकिन स्ट्रेस डिफाइन कैसे किया तुमने? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स ने क्या चेंज किया? लेंथ। कौन से फोर्स ने? डिफॉर्मिंग फोर्स ने। और फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? स्ट्रेस। तो वो फोर्स जो लेंथ चेंज कर रहा है उस फोर्स के साथ जो स्ट्रेस एसोसिएटेड है उसको क्या बोलोगे? टेंसाइल स्ट्रेस या फिर longitudinal stress। तो सिंपल, when applied force or you can say deforming force produces change in length of an object like a wire, like a beam मतलब rod, etc.
तो when applied force, deforming force produces change in length of an object like wire, rod, etc., then the associated stress is known as क्या बोलोगे इसको, टेंसाइल या फिर लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन नॉर्मली टेंसाइल वर्ड होता है तो टेंसाइल यूज करेंगे, इसको हम लोग टेंसाइल ही बोलेंगे, पक्का। तो अभी इसका एक फॉर्मूला भी बना लेते हैं, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। तो फॉर्मूला ऐसा बनेगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट था, इस सपोर्ट के नीचे हमने लगा दिया वायर, ये है वायर, ये वायर है, रिमेंबर ये वायर है, ये वायर का जो रेडियस है वो आर है, क्या है, आर। अब इस वायर पे हमने लगा दिया लोड। अभी मैं दो टॉपिक का डायग्राम कंबाइन कर रहा हूँ, मैं स्ट्रेन के लिए अलग से डायग्राम ड्रॉ नहीं करने वाला, इसी से काम चलाएंगे हम लोग। गुड, तो ऐसा करो, ये लोड था, ये लोड पता है क्या है, mg, क्योंकि इस ब्लॉक का मास कितना है, m, और ये जो लेंथ है ओरिजिनल से कितना है, l, और इस वायर का जो रेडियस है, रेडियस ऑफ द वायर, इसको मैं बोल दूंगा r। क्या बोल रहा हूं मैं इसको, r, रेडियस इज r, रिमेंबर। क्योंकि तुमने वायर पे लगा दिया लोड, तो ये जो वायर पे तुमने लोड लगाया, इसका क्या हो गया, एलोंगेशन। क्या हो गया, एलोंगेशन। तो जो पहले लेंथ था ना l, अभी लेंथ बढ़ गया, पहले कितना लेंथ था, l, अभी लेंथ हो गया इंक्रीज, कितने से इंक्रीज, डेल्टा l, किससे, डेल्टा l। या तो तुम इसको डेल्टा l बोल दो या तुम इसको स्मॉल l बोल दो, तुम्हारी मर्जी, विच एवर नोटेशन यू वांट टू यूज। तो अभी याद रखना है, ओके। और इस पूरे चैप्टर में एक चीज तुमको और समझ में आएगी कि हम लोगों को एग्जाम में लिखते वक्त, क्योंकि तुमको बोर्ड एग्जाम में तो लिखना ही पड़ेगा, तो अभी से प्रैक्टिस चालू कर दो, कुछ नहीं है, सिर्फ देखो क्या है, कीप इट वेरी क्लीन। पहले इंट्रोड्यूस करो, हम लोगों ने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। व्हाट इज दिस टेंसाइल स्ट्रेस, व्हेन अप्लाइड फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक अ वायर और रॉड, देन द एसोसिएटेड स्ट्रेस इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक, फिर मुझे फॉर्मूला चाहिए, तो एक सिचुएशन है हमारे पास जिसमें हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ कितना है, l, इसको कहाँ से तुमने सस्पेंड करके रखा, रिजिड सपोर्ट से। तो एक काम करना, कंसिडर a wire suspended from a rigid support as shown in figure। ठीक है, as shown हो गया, वेरी गुड। अब बोला, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको आता सब है, हमको लिखते नहीं आता है, हम एग्जाम में भूल जाते हैं, हम बहुत सारा रट्टा मार के जाते हैं लेकिन एग्जाम में हमको याद ही नहीं आता। प्रॉब्लम यह है कि तुम रट्टे क्यों हो, तुमने सिर्फ इतना बता देना वायर है, सस्पेंड कर दिया, अपना कोर मेमोरी कम यूज करना। एक वायर है, तुमने सस्पेंड कर दिया, खत्म हो गई बात। उसके बाद लेट, एक एक करके चालू पढ़ो, पैरामीटर l, r रेडियस, mg लोड, इस लोड ने क्या कर दिया, एक्सटेंशन प्रोड्यूस कर दिया, बस बना दी लिस्ट। L is length of wire, R is radius of wire। अभी रेडियस की बात कर ही रहा हूं, तो वायर का शेप क्या है, सिलेंड्रिकल है ना, सिलेंड्रिकल शेप का क्रॉस सेक्शन सर्कल होता है ना, और एरिया को बोलेंगे फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। किसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वायर का, किसका, वायर का। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में व्हाट इज mg, फोर्स, मतलब कौन, लोड, एंड व्हाट इज डेल्टा l, चेंज इन लेंथ, बस खत्म, दैट्स व्हाट यू शुड डू। सिर्फ बता दो, हाँ एक वायर है, हमने सस्पेंड कर दिया, उसके बाद डायग्राम मस्त ड्रॉ करो और बाजू में सब लिख दो। ऐसा एग्जामिनर भी खुश हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास एक पेपर चेक करने के लिए हार्डली 2 से 3 मिनट होते हैं। तुमने कहाँ क्या लिखा वो ढूंढता कौन बैठेगा, उनके लिए अच्छा है। यू नो दिस स्टूडेंट नोज, वेरी सिंसियर, वेरी क्लीन, नीट एंड क्लीन, अच्छे से लिखा हुआ है, फुल मार्क्स, गुड। तुमने एक खाता पॉइंट नहीं भी लिखा तो मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि वो, इसलिए मैं बहुत बोलता हूँ, आप में से कुछ लोग जो थ्योरी पेपर लिखते हो ना, मेरे को तो इतना कंटाला आया, ढूंढना पड़ता है क्या किधर लिखा है।
तो डू नॉट डू दैट, कीप इट क्लीन. देन बढ़े क्या आगे. क्या डिफाइन करने चले थे हम, टेंसाइल स्ट्रेस. तो टेंसाइल स्ट्रेस, और डोंट टेक इट अदरवाइज, जो चीजें है अगर तुम कहीं गलत जा रहे हो तो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा ना, तुमको सिस्टमेटिक लिखना पड़ेगा. व्हाट इज दिस, हाउ डू डिफाइन. अरे स्ट्रेस कैसे डिफाइन किया था, फोर्स अपॉन एरिया, अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया, applied force upon area. Applied force is mg, area is pi r square, क्योंकि ये वायर है, वायर का एरिया क्या होता है pi r square, क्योंकि क्रॉस सेक्शन है सर्कल. बन गया टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला. गुड, टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया. अभी टेंसाइल स्ट्रेस के यूनिट स्ट्रेस के आएंगे, तो ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशनल भी क्या होगा, वही आएगा ना, m1 l1s1 t-2. अब डिफाइन करेंगे हम लोग स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन. टेंसाइल स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं, अच्छा एक चीज मैंने आपको बताया कंप्रेसिव कब बोलते हैं, उसको मैं आखिरी में बताऊंगा. चलो बता देता हूँ, कोई बात नहीं. कंप्रेसिव कब बोलोगे, ये जो लोड है इसने क्या किया, क्या प्रोड्यूस किया, एलोंगेशन. मेरे पास अगर एक रॉड होता, मैंने अगर उस पर अंदर की तरफ फोर्स लगाया होता, तो लेंथ बढ़ता कि कम होता, बस उसी केस में उसको बोलते हो कंप्रेसिव स्ट्रेस. इफ द फोर्स ऑन द रॉड, एक्टिंग ऑन द रॉड, डिक्रीजेस द लेंथ ऑफ द रॉड, then the stress associated is known as compressive stress. बाकी सब सेम है, सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस में लेंथ क्या हो रहा है, कम. फिर आ गया हमारा टेंसाइल स्ट्रेन, मतलब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. अभी देखो ऐसा है, फिर वही लिखना पड़ेगा तुमको, जैसे यहाँ लिखा, व्हेन अप्लाइड फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक अ वायर, देन द एसोसिएटेड स्ट्रेन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन या फिर टेंसाइल स्ट्रेन. अब वो मैं लिखूंगा नहीं, मैं सीधा डिफाइन करूंगा उसको. टेंसाइल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, टेंसाइल स्ट्रेन is defined, मतलब longitudinal strain is defined as the ratio of, what was the general definition of strain, change in dimension upon, यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, लेंथ, तो चेंज इन लेंथ अपॉन, तो टेंसाइल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, मतलब टू दैट ऑफ ओरिजिनल लेंथ. तो रेशियो है ना, किसका रेशियो है, चेंज इन लेंथ टू दैट ऑफ ओरिजिनल लेंथ. या ये भी बोल सकते हो टेंसाइल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. ठीक है, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं. तो टेंसाइल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन is change in length upon original length. इसको हमने डेल्टा एल बोला है और इसको कैपिटल एल बोला है, तो डेल्टा एल बाय एल. तो इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन लेंथ, तो डायमेंशन लेस है, इट इज अ प्योर नंबर. चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वायर था जिसका ओरिजिनल लेंथ 10 मीटर का था. कितना था, 10 मीटर. उस पर एक लोड लगाया और लोड की वजह से उसका नया न्यू लेंथ 11 मीटर हो गया. कितना हो गया, तो व्हाट इज चेंज इन लेंथ, 1 मीटर. तो व्हाट इज स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड, 1/10. चेंज इन लेंथ इज 1 मीटर और ये है 10, 1/10 इज 0.1. इसका मतलब स्ट्रेन की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है. किसी भी टाइप का स्ट्रेन हो, द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज ऑलवेज लेस देन 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर है ना. अगर हम लोग कैलकुलेशन करने बैठे, स्ट्रेन पूछा था और कभी गलती से नंबर 1 से बड़ा आ गया, तो तुमको ये तब समझ में आना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है. वहाँ पे दया नहीं आएगा बताने के लिए, तुमको खुद को पता करना पड़ेगा क्या गड़बड़ है. तो गड़बड़ को भी आइडेंटिफाई करते आना चाहिए. ऐसे एज एंड व्हेन जहाँ पे गलती होती है वो तो मैं तुमको बताते ही रहूँगा.
लेकिन साथ में थोड़ा सा अगर तुम्हारा थ्योरी पार्ट क्लियर है ना, वो तभी तुमको समझ में आ जाता है कि मेरे आंसर गलत आ रहे हैं। क्योंकि इफ यू रियलाइज ओरिजिनल लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन चेंज इन लेंथ, ऐसा तो कभी नहीं होगा 10 मीटर का वायर था, लोड लगाया 25 मीटर हो गया। 25 मीटर होते होते तक तो वायर टूट जाता है। तो वैसा अगर करने गए, 10 मीटर था 25 हो गया, मतलब चेंज इन लेंथ 15 मीटर है अपॉन 10 1.5, वैसा नॉर्मली होता नहीं है। तब तक वायर टिकता ही नहीं है, वो टूट जाता है। वो भी टॉपिक है आपको एक, कि कौन से पर्टिकुलर वैल्यू पे वायर ब्रेक होगा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। वो देखेंगे बाद में। तो ये हो गया हमारा पहले टाइप का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब आएंगे दूसरे टाइप पे। वैसे एज आई टोल्ड यू, ये चैप्टर इट इज सो इंटरेस्टिंग, सो सिंपल, क्योंकि मेरे को लिखने का काम बहुत कम करना पड़ता है। बिकॉज आई जस्ट कॉपी पेस्ट चेंज फ्यू वर्ड्स, बन गया अगला टॉपिक। तो ऐसा है, जैसे हमने यहाँ पे टेंसाइल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिफाइन किया था, अब हम डिफाइन करेंगे वॉल्यूम या फिर वॉल्यूमेट्रिक या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस। तो जो दूसरे टाइप का आपके पास सेकेंड टाइप का जो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, सेकेंड टाइप का स्ट्रेस, इसको बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेस, या इसी को कई बुक में बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, या इसी का नाम है हाइड्रोलिक। और हाइड्रोलिक ये खासकर जो इंजीनियरिंग करने वाले हो आगे काम में आएगा। हाइड्रोलिक सिस्टम हम लोग गाड़ियों में यूज करते हैं ब्रेक्स के लिए वगैरह सो एंड सो फोर्थ, तो वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। जहाँ जहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड होगा वहाँ मैं बता दूंगा। इफ इट इज नॉट वेरी हाई लेवल तब बता दूंगा कहाँ कहाँ यूज होता है ये। अब मुझे बताओ कैसे डिफाइन करोगे इसको। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। तो व्हेन अप्लाइड फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइक, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो वायर नहीं होगा, क्यूब हो सकता है, स्पीयर हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन द एसोसिएटेड स्ट्रेस, जैसे यहाँ लिखा ना, देन द एसोसिएटेड स्ट्रेस, यहाँ भी वैसे लिखेंगे, देन द एसोसिएटेड स्ट्रेस। क्या बोलोगे इस एसोसिएटेड स्ट्रेस को? इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर वॉल्यूम स्ट्रेस या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेस। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर। नाउ यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अगेन। अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि वॉल्यूम चेंज कैसे करेंगे। इशू ये है कि जैसे तुमने बोल दिया क्यूब, तुमने बोल दिया स्पीयर, तुमने बोल दिया वॉल्यूम, मतलब तुम 3D ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो। कौन सा ऑब्जेक्ट? 3 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में अगर मैं क्यूब इमेजिन करता हूँ, यू नो हाउ मेनी फेसेस डज अ क्यूब हैव? 6। ठीक। अब तुमको अगर वॉल्यूम उसका कम करना है तो तुमको 6 के 6 फेसेस पे, 1 2 3 4 5 और 6 के 6 फेसेस पे तुमको एक साथ इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाना पड़ेगा। नहीं तो एक तरफ से कम एक तरफ से ज्यादा लग गया तो शेप चेंज होगा। वो शेप चेंज अगला टॉपिक है। अभी हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं? वॉल्यूम। तो हमको हर एक फेस को इक्वली कंप्रेस करना पड़ता है, इक्वली फोर्स लगाना पड़ता है। तो फिजिकली हाथ से करना पॉसिबल नहीं है। पहली बात तो 6 फेस है तो 6 हाथ होने चाहिए थे, अपने तो 2 ही है। ऊपर से हर एक डायरेक्शन से सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना ये मैन्युअली पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे भी फिजिक्स का यूज करते हैं। वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल आइडिया। हम क्या करते हैं पता है? अभी वैसे ईच फेस ऑफ क्यूब लुक्स लाइक अ स्क्वायर बिकॉज इट इज अ स्क्वायर। तो मैं अभी 3 डायमेंशनल डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा, जब जरूरत पड़ेगी तब करूंगा, अभी नहीं, अभी जरूरत नहीं है। तो इमेजिन ये एक क्यूब का फेस है। हम क्या करते हैं, ये जो क्यूब है ना जिसका ओरिजिनल वॉल्यूम V था, हम इसको उठा के एक लिक्विड में जैसे पानी में डाल देते हैं। बोले उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? आप में से कोई ऐसा है क्या जो स्विमिंग करता है? स्विमिंग है?
नन ऑफ यू, नो। तो ठीक है, व्हेन यू गो इनसाइड वाटर यू विल फील कि वाटर इज एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन यू फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक लिक्विड के अंदर होगा तो उस पे हर साइड से प्रेशर लगता है इक्वल अमाउंट में। तो इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, एंड ऑफ कोर्स यहां से, ये तो 4 दिखाए, फ्रंट एंड बैक 6, हर साइड से इक्वल अमाउंट में प्रेशर चेंज होगा क्योंकि हर साइड से वाटर फोर्स लगा रहा है हर साइड से। तो यहाँ पे ये है कि हमने जैसे ही ब्लॉक को डाल दिया अंदर पानी में, ईच साइड इज प्रेस्ड इक्वली, तो वॉल्यूम क्या हो गया, कम। पहले कितना था v, अभी पता है कितना हो गया, v माइनस dv, वेयर dv इज द चेंज इन वॉल्यूम। अगर मैं स्पीयर लूंगा तो स्पीयर का भी वॉल्यूम चेंज होगा, स्पीयर का भी वॉल्यूम श्रिंक होगा, कम होगा। गुड गुड। तो रिमेंबर जैसे मैंने वहां पे लिखा था, पहले मैंने स्ट्रेस क्या होता है, फिर मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी, यहाँ भी मैंने डायग्राम ड्रॉ की थी, फिर इसको थोड़ा सा समझाया था। जैसे यहाँ पे क्या लिखा था मैंने, कंसिडर अ वायर सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड सब्सटेंस। यहाँ तो वायर है नहीं, यहाँ तो कौन है, क्यूब है। किसका क्यूब है, रबर क्यूब। रबर का ले लेते हैं, बोले कि रबर क्यूब, बाकी कुछ क्यों नहीं, बाकी भी ले सकते हो, यू कैन टेक इवन मेटालिक स्टील का, लेकिन देन water will not be able to put that much of pressure on a solid like a metal like a steel जो वॉल्यूम ज्यादा चेंज कर पाए। रबर के केस में इट इज पॉसिबल। सो कंसिडर अ रबर क्यूब kept inside water as shown। फिर वही लेट क्या है, v क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम। उसके बाद ये dp क्या था, dp था एक्सेस प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर बोल सकते हो, ड्यू टू वाटर, एक्सेस प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर ड्यू टू वाटर ऑफ कोर्स। और इस एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से वॉल्यूम क्या हुआ, चेंज हुआ। तो व्हाट इज dv, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, पक्का। और ये dp प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर लग रहा है मतलब फोर्स लग रहा है, प्रेशर अगर स्मॉल है तो फोर्स की वैल्यू भी स्मॉल है, अगर प्रेशर स्मॉल अमाउंट से चेंज हुआ तो फोर्स भी स्मॉल अमाउंट से चेंज हुआ। तो आइडिया ये था कि हर डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा है, मतलब हर डायरेक्शन से कौन लग रहा है, फोर्स। तो आपको वैसे पता होना चाहिए, यू शुड नो नाउ, इट इज फोर्स अपॉन एरिया। तो वाटर ने जितना भी फोर्स लगाया डिवाइड बाय वो एरिया ऑफ द सरफेस, वो क्या बन गया, चेंज इन प्रेशर। तो हमको क्या चाहिए, वॉल्यूम स्ट्रेस। क्या चाहिए हमको, वॉल्यूम स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस का जनरल डेफिनेशन, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया, व्हाट इज फोर्स, df, व्हाट इज एरिया, a, लेकिन ये क्या है, dp। तो इसका मतलब वॉल्यूम स्ट्रेस पता है क्या है, dp मतलब क्या है पता है, चेंज इन प्रेशर, मतलब क्या है, चेंज इन प्रेशर। अब बोलोगे इसका बार बार चेंज इन प्रेशर क्यों बोल रहे हैं, बताता हूँ वापस। मेरे पास एक क्यूब था, पहले मैंने एयर में रखा, एयर मतलब एटमॉस्फेयर में रखा, और एटमॉस्फेयर उस पर पहले से ही प्रेशर लगा रहा था, विच इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विच इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इतना प्रेशर तो तुम पे भी लग रहा है अभी, अर्थ का एटमॉस्फेयर लगा रहा है, राइट। अब अगर उस ऑब्जेक्ट को मैंने एटमॉस्फेयर से पानी के अंदर डाल दिया तो पानी एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएगा, क्या करेगा, तो पहले से प्रेशर लग रहा था, अभी एक्स्ट्रा लगा तो प्रेशर क्या हुआ, बढ़ा, मतलब क्या हुआ, चेंज। इसलिए तो मैं कब से बोल रहा हूँ चेंज इन प्रेशर। और मैं तुमको बताऊंगा इसका रेलेवेंस, क्वेश्चन पूछते वक्त भी वो इतना स्मार्टली पूछते हैं ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। कभी कभी बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट को तुमने पानी के अंदर डाल दिया और पानी इतना प्रेशर लगा रहा है, ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल दिया एंड वाटर इज एक्सर्टिंग सो मच ऑफ प्रेशर। पहले कहा था ऑब्जेक्ट, कुछ बोला क्या तुमको, नहीं। इसका मतलब इनिशियल प्रेशर 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने ये नहीं बोला कि पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था, उन्होंने बोला तुमने ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाल दिया,
पानी उस पर इतना प्रेशर लगा रहा है तो प्रेशर चेंज हुआ, डीपी. व्हाट इज डीपी? फाइनल माइनस फाइनल प्रेशर. कौन लगा रहा है? वाटर. इनिशियल पता नहीं, जीरो लेना पड़ेगा. कभी कभी बोलेंगे पहले ऑब्जेक्ट एयर में था, अब तुमने उसको पानी में डाला, तो एयर कितना प्रेशर लगाता है? 1 एटमॉस्फेयर, 1.013 इंटू 10⁵. और पानी ने इतना प्रेशर लगाया, तो अभी क्या करोगे? पानी का प्रेशर माइनस एयर एटमॉस्फेयर. तो अगर वहां पे जीरो ले लिया इनिशियल प्रेशर, तुम्हारा आंसर मैच ही नहीं होगा. तो फिर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. तो वॉल्यूम स्ट्रेस इज नथिंग बट चेंज इन प्रेशर. इसके डायमेंशंस भी वही है, क्योंकि बोला ही है इट इज चेंज इन प्रेशर. प्रेशर के ही डायमेंशंस है, मतलब m1 L-1 T-2 और यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. नाउ वी विल डिफाइन वॉल्यूम स्ट्रेन या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेन. वॉल्यूम स्ट्रेन या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेन. हाइड्रोलिक भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोलिक. हाइड्रोलिक वैसे हाइड्रोलिक बहुत कम जगह पे यूज होता है, तो ठीक है. तो इफ यू वांट टू यूज यू यूज, इफ यू डोंट वांट टू यूज जस्ट से इट वॉल्यूम. थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि कई जगह पे खासकर सीबीएसई के बुक्स में हाइड्रोलिक वर्ड यूज हुआ. हमारे स्टेट बोर्ड्स में वॉल्यूम या वॉल्यूमेट्रिक बोल के खत्म करते हैं. तो नॉट एवरी टाइम यू विल सी सच वर्ड, पर आया ही होगा तो फिर पता होना चाहिए हाइड्रोलिक. फिर वही डेफिनेशन, व्हेन अप्लाइड फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम, देन द एसोसिएटेड स्ट्रेन इज नोन एज वॉल्यूम स्ट्रेन या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर हाइड्रोलिक स्ट्रेन. या दूसरा डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, it is defined as the ratio of change in volume per unit original volume. Change in volume per unit original volume मतलब change in volume to that of original volume, to that of original volume. Okay, तो hydraulic strain, volume strain, volumetric strain is dV, because मैंने चेंज इन वॉल्यूम को dV बोला है, डेल्टा भी बोलना है बोल दो, अपॉन V विथ अ नेगेटिव साइन. क्यों नेगेटिव? माइनस क्यों? वॉल्यूम कम हो रहा है इसलिए माइनस, क्योंकि उसी इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा था, फाइनल वॉल्यूम कम है. तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. तो नेगेटिव से तब लगता है जब वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. गुड. नेक्स्ट और लास्ट टाइप का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, विच इज shearing stress and shearing strain. Shearing stress and shearing strain. Shearing stress पहले डिफाइन कर लेंगे और वापस फिर बात वही है. When applied force produces, when applied force या deforming force produces change in shape of a body, then the stress associated is known as shearing stress. So when applied force या फिर deforming force produces change in shape of a body, then the associated stress is known as shearing stress.
ओके फिर आई कीप द फ्लो सेम, जैसे वहां पे भी पहले तुमको डायग्राम के हेल्प से बताया, फिर बाद में हमने आगे का राइट अप लिखा, वैसे भी यहाँ पे वही करेंगे। तो व्हाट वी विल डू इज, हम पहले यहाँ पे ले लेंगे एक क्यूब, क्यूब को कुछ नाम दे देंगे, उस क्यूब का एक फेस बॉटम फिक्स कर देंगे, फिलहाल बॉटम फिक्स करेंगे, बाद में क्वेश्चन टू क्वेश्चन वी विल सी। बताता हूँ बॉटम क्यों फिक्स करना है, बताता हूँ वो। पहले तो तुम्हारे पास है ये एक क्यूब, तो वी हैव अ क्यूब, वी हैव अ क्यूब, क्यूब क्यूब क्यूब। गुड, चलो इसका नाम दे देते हैं, कुछ नामकरण, ए बी सी डी ई एफ जी एच। पक्का। अब ये जो क्यूब है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसका जो बेस है, बेस बॉटम, उसको कर देते हैं फिक्स। फेविकॉल का जोड़ है, फेविकॉल से चिपका दिया। आई एम नॉट डूइंग मार्केटिंग फॉर एनी, वो बस यहाँ पे लाइन शूट होता है तो मैंने बोल दिया। साइलेंट। वैसे इट इज अ बोर रिंगटोन, वेरी बोरिंग, चेंज कर लो। बहुत पुराना है। यस, अरे ऐसा कुछ लगाना चाहिए कि कम से कम वाइब्स आए नाचने के। ठीक है, एनीवेज गुड। फिजिक्स छोड़ के बाकी बात करूँ तो आप लोगों का कंसंट्रेशन लेवल नेक्स्ट लेवल पे जाता है, कुछ तो नया आया। तो ध्यान दें यहाँ पे। अब तो अभी क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू वी फिक्स इट, क्योंकि अगर मैं फिक्स नहीं करता हूँ और मैं अगर फोर्स लगाता हूँ तो यू नीड टू नो अनबैलेंस फोर्स विल प्रोड्यूस लीनियर मोशन, तो वो शेप नहीं चेंज करेगा, बॉडी को ही मूव करने लग जाएगा वो। इसके लिए इसका बेस फिक्स करना जरूरी था। अब हम लगा देंगे टैंजेंशियल फोर्स। अभी बोलोगे टैंजेंशियल फोर्स क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी तो बताया अगर मैं नॉर्मल फोर्स लगाऊं तो नॉर्मल फोर्स वॉल्यूम चेंज करता है, तो हमने क्या लगाया टैंजेंशियल। टैंजेंशियल फोर्स मतलब जो टच करके जाएगा सिर्फ। इसको ग्रेजिंग भी बोलते हैं वैसे, अपर सरफेस को टच करके जा रहा है, तो यह है टैंजेंशियल फोर्स। अब ये जो टैंजेंशियल फोर्स है, इसकी वजह से बेस को छोड़ के, क्योंकि बेस फिक्स था, बाकी सारे लेयर्स होंगे शिफ्ट, ऑल द लेयर्स विल बेसिकली शिफ्ट। और ये जो क्यूब था, ये क्यूब को मिल जाएगा नया शेप विच इज पैरेललोपिपेड। पैरेललोपिपेड और क्यूब में एक ही डिफरेंस है, क्यूब में हर एक फेस इज अ स्क्वायर, करेक्ट, और पैरेललोपिपेड में हर एक फेस इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हो गया नया शेप, पैरेललोपिपेड बन गया। ई आ गया नई पोजीशन पे, एफ आ गया नई पोजीशन पे, ई शिफ्ट टू ई डैश, एफ गोज टू एफ डैश, जी गोज टू जी डैश एंड एच गोज टू एच डैश। वैसे तो हर एक लेयर शिफ्ट हुआ सिर्फ बेस को छोड़ के, लेकिन मैं टॉप मोस्ट लेयर का ही बात कर रहा हूँ। क्लियर है तक? तो हमने यहाँ पे एक लिया क्यूब, उसका बेस किया फिक्स, उसके अपर सरफेस पे, टॉप सरफेस पे एक टैंजेंशियल फोर्स लगा दिया, जिसकी वजह से क्यूब बन गया पैरेललोपिपेड। सो कंसिडर अ क्यूब A B C D E F G H. Looks like I am back to school. When a cube A B C D E F G H नहीं, अभी आगे क्या हो, 8 ही कॉर्नर्स होते हैं उसके, कहाँ पे तुम आगे और बढ़ा रहे हो। Whose base bottom, कौन है बॉटम, A B C D is fixed and, और तुमने क्या किया, and tangential force Ft is applied to its top surface, then it becomes, मतलब then the cube becomes, क्या बन गया क्यूब, पैरेललोपिपेड। पैरेललोग्राम मत बोलना, पैरेललोग्राम is a 2-dimensional object, पैरेललोपिपेड is a 3-dimensional object। और इसका नया नाम हो गया A B C D E डैश F डैश G डैश H डैश।
पक्का पक्का, गुड, यहाँ तक क्लियर। हम अभी तक शेयरिंग स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, अभी तक स्ट्रेन बाकी है। तो जब स्ट्रेन आएगा तो मैं इसी डायग्राम में एक दो चीजें और बढ़ाऊंगा, फिलहाल ऐसे ही रखो। देन हाउ डू यू डिफाइन स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ पे भी वैसा ही है, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन थोड़ा चेंज करेंगे। शेयरिंग स्ट्रेस इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। शेयरिंग स्ट्रेस इज डिफाइंड as tangential applied force per unit area। तो therefore ये जो shearing stress है, shearing stress it is tangential force, मतलब कौन, Ft अपॉन कौन, एरिया, तो Ft by A हो गया। पक्का पक्का, गुड गुड, श्योर श्योर, गुड गुड, श्योर श्योर। अभी क्या डिफाइन करोगे, शेयरिंग स्ट्रेन। देखो अभी यहाँ थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज होंगे, इस पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेन जो हमने पुराना डेफिनेशन रखा था, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, मतलब चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, वो यहाँ चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा, सिंपल सा रीजन है। जब तुमने बोला चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, मतलब टेंसाइल स्ट्रेन, तो तुमको एक नंबर मिला, जैसे फॉर एग्जांपल पहले 10 मीटर था, फिर 11 मीटर हो गया, तो चेंज इन लेंथ इज 1 मीटर अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज 10 मीटर, तो 1/10 इज 0.1। वॉल्यूम के केस में भी तुमको एक नंबर मिलेगा, पहले ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था पता है, नया कितना है पता लग गया, तो चेंज इन वॉल्यूम ओरिजिनल वॉल्यूम। शेप चेंज का मेजरमेंट करोगे कैसे, कैसे बोलोगे, पहले क्यूब था अभी पैरेलल पिपेट बन गया, तो चेंज इन शेप क्या लिखोगे, क्यूब माइनस पैरेलल पिपेट, डज नॉट, यू विल नॉट गेट अ नंबर। और रिमेंबर, हम ये डिफाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे अगर दो अलग अलग सब्सटेंसेस को कंपेयर करना है, मेरे पास क्यूब है रबर का, मेरे पास क्यूब है किसी और मटेरियल का, और मुझे कंपेयर करना है दोनों को, तो आई नीड टू हैव अ नंबर टू कंपेयर। मैं ये नहीं बोल सकता कि पहले केस में रबर था तो जो क्यूब है उसका शेप ज़्यादा पैरेलल पिपेट हुआ, दूसरा जो मटेरियल था वो थोड़ा हार्ड था, उसका जो शेप है वो भी पैरेलल पिपेट हुआ लेकिन कम हुआ। तो कंपेयर कैसे करोगे, कंपेयर नहीं कर सकते ना, तो कंपेयर करने में नंबर चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जब चेंज इन शेप की बात होती है तो नंबर के टर्म में स्ट्रेन आता ही नहीं है, फिर हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेशन चेंज करते हैं। अब डेफिनेशन कैसे चेंज करते हैं, इफ यू नोटिस, बेस को छोड़ के हर एक लेयर डिस्प्लेस हुआ है। ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, एच कहाँ पे पहुँच गया, एच डैश, ई कहाँ पहुँच गया, ई डैश, ये पॉइंट भी शिफ्ट हुआ, ये भी शिफ्ट हुआ, सिर्फ बेस को छोड़ के। तो बेस को छोड़ के हर एक लेयर डिस्प्लेस हुआ है, क्या हुआ है, डिस्प्लेस, क्या हुआ है, डिस्प्लेस। तो रिमेंबर, हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ, अभी मैं डेफिनेशन लिख नहीं रहा हूं, नोट्स में है, इट इज डिफाइंड द रेशो ऑफ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर। क्या बोलोगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, to that of its displacement from the fixed layer। अच्छा, ये जो तुमको नोट्स दिए ना मैंने, उसमें से कुछ नोट्स में यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, सम ऑफ देम नॉट ऑल। बाद में मैंने रेक्टिफाई किया तो आधे में प्रिंटिंग मिस्टेक इज करेक्टेड और आधे में वो है, तो देख लेना एक बार, सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। तो आपने शेयरिंग स्ट्रेन डिफाइन कैसे किया, रेशो ऑफ, किसका रेशो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर टू दैट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर, डिस्टेंस नॉट डिस्प्लेसमेंट, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर टू दैट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। जब तुमने इस क्यूब पे एक फोर्स लगाया जिसका बेस फिक्स था, तो बेस को छोड़ के सारे लेयर क्या हुए, डिस्प्लेस हुए। इफ यू सी, अभी सारे लेयर डिस्प्लेस हुए, तो हम एक काम करते हैं ना, सारे हुए तो टॉप लेयर भी हुआ कि नहीं,
और फोर्स तुमने वैसे भी कहाँ लगाया, तो एक काम करो, टॉप लेयर का डिस्प्लेसमेंट ही देखो। ई पॉइंट कहाँ आ गया, एच कहाँ आ गया, एफ कहाँ आ गया, जी कहाँ आ गया। तो ये जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वो पता है क्या क्या है, वो एच एच डैश है, वो पता है क्या है, ई ई डैश है, वो पता है क्या है, एफ एफ डैश है, और वो पता है क्या है, जी जी डैश है। अपॉन इट्स डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, जिस लेयर का डिस्प्लेसमेंट तुम देख रहे हो उसका डिस्टेंस, कहां से, फिक्स लेयर, फिक्स लेयर ये था कि नहीं, था कि नहीं, हाँ, डिस्प्लेस कौन हुआ, टॉप लेयर, फिक्स लेयर कौन था, ये, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच एच डैश, डेफिनेशन क्या था, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी लेयर, तो क्या है डिस्प्लेसमेंट, और इस लेयर का डिस्टेंस कहां से, ए से। अब थोड़ा एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड करता हूं मैं, इट्स डिस्टेंस तो मैंने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि देखो अब बोलोगे ए से एच भी डिस्टेंस है, ए से एच डैश भी डिस्टेंस है, तो कौन सा डिस्टेंस, पर, तो मुझे बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एच फ्रॉम द बॉटम, तो डायग्राम देख के बताओ, रॉकेट साइंस नहीं है, बताओ, बाकी लोग बताओ क्या है, एच ए, इट इज एच ए, तो यहाँ क्या लिखोगे, एच ए, ई ई डैश के क्या केस में क्या लिखोगे, ए डी, एफ एफ डैश के केस में क्या लिखोगे, एफ सी, और जी जी डैश के केस में जी बी, पक्का, श्योर। अब सिर्फ आपका कोर मेमोरी कम यूज हो, इसके लिए मैं तुमको एक मेथड बताता हूँ याद कैसे रखना। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक काम करो, इसको डेल्टा एल बोल दो, क्या बोल दिया, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसको एल बोल दो, क्या बोल दिया। अब बताओ फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा एल बाय एल, देखा देखा लगता है, कहाँ देखा देखा लगता है, हाँ, टेंसाइल स्ट्रेन, यस, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेन और ये सेम नहीं है, क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेन में जहां जिस डायरेक्शन में तुमने फोर्स लगाया था, जो ओरिजिनल लेंथ था, उसी डायरेक्शन में लेंथ चेंज हुआ, वहां पे वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट था, तो वहां पे जो चेंज इन लेंथ है वो ओरिजिनल लेंथ के डायरेक्शन में ही है, 10 मीटर का 11 सेम डायरेक्शन में हुआ, इधर वैसा नहीं है, ये क्यूब है, ये एल है और डेल्टा एल वहां पे है, टेंसाइल में एल और डेल्टा एल का डायरेक्शन सेम था, यहाँ पे डेल्टा एल और एल दे आर एट 90 डिग्री टू ईच अदर, सिर्फ फॉर्मूला याद रहता है इसलिए। अब एक काम और करते हैं, इसको थीटा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ये थीटा का कौन सा साइड हो गया, अपोजिट, और ये कौन हो गया, तो व्हाट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यही क्या बन गया, tan थीटा। और अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल हुई तो तुमको पता है क्या, tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, इसका मतलब जो शेयरिंग स्ट्रेन है कौन है, इट इज डेल्टा एल बाय एल, और tan थीटा और इक्वल टू थीटा इफ थीटा इज स्मॉल, पक्का पक्का, गुड। So we'll stop at this point today.